हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 17 जून 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम इंडिया ट्रेड। India's total trade deficit narrows to 6.6 billion in May on low oil prices, strong services export। तो एक तरह से इंडिया के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है ना, वो घट के कितना हो गया है, 6.6 बिलियन डॉलर हो गया है। अभी क्या होता है ट्रेड डेफिसिट? देखो, कोई भी कंट्री होता है वो दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। तो ट्रेड में दो एक्सपेक्ट होते हैं कि या तो कुछ सेल किया जाता है या कुछ परचेज किया जाता है ना, सेल और परचेज। ठीक है, तो जब हम कोई चीज दूसरे कंट्री को सेल करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, एक्सपोर्ट। और जब हम कोई चीज दूसरे कंट्री से परचेज करते हैं तो उसे हम क्या देते हैं, इंपोर्ट। तो इन्हीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टोटल को क्या बोला जाता है, ट्रेड बोल दिया जाता है। अब किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में या किसी कंट्री का दूसरे अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड तीन तरह का होता है। पहला, ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, कैसी सिचुएशन होती है, जब कोई कंट्री अपने एक्सपोर्ट के बराबर ही इंपोर्ट करे। यानी कि अब 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 100 रुपए का ही इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रेड बैलेंस हो गया। बिकॉज है ना, अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करें तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो कोई लॉस हुआ। तो ट्रेड बैलेंस इज द सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। दूसरी सिचुएशन ट्रेड की होती है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री इज ग्रेटर देन इट्स इंपोर्ट। ठीक है, मान लो अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो 80 रुपए का इंपोर्ट किया जा रहा है। एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा होते हैं इंपोर्ट से। तो अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये 20 आता है। यानी कि 20 प्लस क्या 20, तो इसका मतलब क्या है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। या 20 रुपए सरप्लस हो रहे हैं। यानी कि ट्रेड सरप्लस इज ए सिचुएशन व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, है ना। दैट मींस, है ना, कंट्री इज बेनिफिट फ्रॉम, है ना, ट्रेड विद अनदर कंट्री। जब दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करने पर बेनिफिट हो रहा हो तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, ट्रेड सरप्लस बोला जाता है। थर्ड सिचुएशन जो होती है ट्रेड की, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट कैसी सिचुएशन होती है, ट्रेड डेफिसिट ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी कंट्री के एक्सपोर्ट कम होते हैं, इज लेस देन इंपोर्ट। अगर 100 रुपए के इंपोर्ट कर रहा है कंट्री तो 80 रुपए के एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है, 80 माइनस 100 इट मींस -20, यानी कि 20 रुपए का घाटा हो रहा है। सिंपल अगर सेल और परचेज की टर्म्स में समझे, है ना, तो अगर हम जितना सेल कर रहे हैं कोई चीज, मान लो हमारी कोई शॉप है ना, हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, हम जितने प्राइस पर वो प्रोडक्ट लेके आते हैं उतने ही प्राइस पे बेच देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। यानी कि हमारा जो ट्रेड है वो बैलेंस है ना, ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। सरप्लस कब होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का परचेज करके लाए, ठीक है, और उसे बेच दें 110 रुपीज में, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन होती है इंटरनेशनल ट्रेड में
ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट। कोई चीज हम परचेज तो करके लाए 100 रुपए की, बट उसे बेच दे 80 रुपए में, तो हमें क्या हो जाता है, 20 रुपए का घाटा हो जाता है, 20 रुपए का लॉस हो जाता है। द सिचुएशन इज नॉन एज ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो घट के कितना पहुंच गया, 6.6 बिलियन डॉलर, ऐसी न्यूज है ना, जो डेटा अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 6.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट इंडिया को हो रहा है। इसका मतलब घाटा तो हो रहा है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट तो है, यानी कि एक्सपोर्ट हमारे कम है इन द कंपैरिजन ऑफ इंपोर्ट। बट ये जो ट्रेड डेफिसिट है पहले के कंपैरिजन में क्या हुआ है, कम हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले हम कोई चीज 100 रुपए की लाते थे, है ना, इंपोर्ट करते थे, 100 रुपए का इंपोर्ट करते थे और 80 रुपए का एक्सपोर्ट करते थे, तो हमें ट्रेड डेफिसिट हो रहा था 20 रुपए का, है ना। अब इंपोर्ट हमने कितने का कर दिया, 110 रुपीज का, और एक्सपोर्ट 105 रुपीज का, तो ट्रेड डेफिसिट कितना हो रहा है, 5 रुपए का, यानी कि डेफिसिट तो हो रहा है बट कम हो रहा है। तो इसी तरह जो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है पिछले साल के कंपैरिजन में कम होकर कितना रह गया, 6.6 बिलियन डॉलर। तो डेफिसिट तो है बट ये घटा है, तो ये इंडिया के लिए वाकई में अच्छी न्यूज है। तो क्या वाकई में ये इंडिया के लिए अच्छी न्यूज है, इसके लिए हमें, है ना, इसके इनर व्यू में जाना पड़ेगा। इंडिया ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट नैरो टू 6.6 बिलियन in May 2025, down nearly 30% from its level in May last year। यानी कि पिछले साल जितना ट्रेड डेफिसिट हमारा हुआ करता था उससे कितना डिप आया है ट्रेड डेफिसिट में, 30% का डिप आया है। वेरी गुड, अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज है ना, गुड फॉर इंडिया। एज द टोटल इंपोर्ट फेल लार्जली ड्यू टू ए फॉल इन ऑयल प्राइसेस, while total export grew on back of a strong performance by service sector ऑफिशियल डेटा शो। क्या कह रहे हैं, ये ट्रेड डेफिसिट जो कम हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वाकई में अपने इंपोर्ट्स को कम कर दिया है ना, ऐसा नहीं कि हमारे जो इंपोर्ट है एकदम से बहुत ज्यादा कम हो गए, इंपोर्ट कम नहीं हुए। हम सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट का इंपोर्ट करते हैं, ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट ईयर 100 रुपए का ऑयल खरीदा, तो 100 रुपए में ऑयल आता था मान लो 2 लीटर। अब ऑयल की प्राइस डिप कर गए, तो 100 रुपए में कितना लीटर ऑयल आ रहा है, 4 लीटर। ठीक है, तो इंपोर्ट तो हम उतना ही कर रहे हैं, है ना, बट क्वांटिटी बढ़ गई है ना, जिससे क्या हुआ है, हमें ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंपोर्ट कम हो गए, हम बहुत ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करने लगे, मेड इन इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंपोर्ट हमारे कम हुए जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे जो ऑयल सप्लाई है, जो ऑयल प्राइसेस है, वो एकदम से क्या आ गए, डिप आ गए। हम अभी भी उतने ही ऑयल परचेज कर रहे हैं, बट ऑयल क्या है, सस्ता हो गया है, तो हमें कम प्राइस पे करना पड़ रहा है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने इंपोर्ट एकदम से करना बंद कर दिया या हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई है। हाँ, पॉजिटिव साइड ये है कि इंपोर्ट का जो प्राइस है ओवरऑल वो घटा है। ऑन द अदर हैंड हमारे एक्सपोर्ट भी थोड़े बढ़े हैं, इंक्रीज में, किस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ओवरऑल ना आप इसे गुड न्यूज कह सकते हो ना बैड न्यूज कह सकते हो, बैलेंस न्यूज कह सकते हो। गुड न्यूज कब होती है, जब हमारे इंपोर्ट एकदम से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं तो हम भले ही कितना भी एक्सपोर्ट कर दें, हम घाटे में चले ही जाते हैं, डेफिसिट हमें हो ही जाता है। आइडियल सिचुएशन क्या है हमारी, है ना, हमें ट्रेड डेफिसिट से कहां जाना है, ट्रेड सरप्लस पे जाना है। और ट्रेड सरप्लस पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सपोर्ट को घटाना होगा और इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर एक बैलेंस सिचुएशन में जाने के लिए हमें एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एटलीस्ट हम उतना इंपोर्ट करें। बट अभी सिचुएशन क्या है कि हम एक्सपोर्ट तो हम बहुत कम कर रहे हैं, है ना, इन द कंपैरिजन ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो नो डाउट पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया को पैसे की बचत हुई है। कैसे पैसे की बचत हुई है ना, अरे 100 रुपए का हम इंपोर्ट कर रहे थे, है ना, 80 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हमारे एक्सपोर्ट भी थोड़े बढ़ गए, है ना, और इंपोर्ट हमारे थोड़े कम हो गए, तो पैसे की बचत तो हुई है ना, इसी से तो डेफिसिट बनता है ना। बट है ना, ये जो ट्रेड डेफिसिट जो डाउनफॉल हुआ है इसका, ये टेम्पोररी है। जैसे ही ऑयल प्राइस हाइक करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट तेजी से बढ़ना
बढ़ने लगेगा। तो ट्रेड डेफिसिट को परमानेंटली कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंपोर्ट्स को क्या करें, कम करें। ठीक है, तो ओवरऑल एक गुड न्यूज इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, FATF condemns Pahalgam attack to release report on state sponsored terror for the first time। ठीक है, तो FATF की जो मीटिंग है वो भी ऑनगोइंग है, चल रही है, डिस्कशन हो रहे हैं, और पिछले 10 सालों में ये थर्ड टाइम है जब FATF ने किसी टेरर अटैक को कंडेम किया है। ठीक है, यानी कि पहलगाम अटैक का जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज्यादा हाई थी कि FATF भी खुद को प्रिवेंट नहीं कर सका, खुद को कंट्रोल नहीं कर सका टू कंडेम दिस एक्ट ऑफ टेरर। ठीक है, तो थर्ड टाइम पिछले 10 सालों में, है ना, तीसरी बार है जब ये अटैक किया गया। इसके अलावा FATF ने मीटिंग में ये डिसीजन लिया है कि अभी तक हम जो रिपोर्ट निकालते थे उसमें किस पर बात होती थी, टेरर फाइनेंसिंग पे बात होती थी। टेरर फाइनेंसिंग पे बात होती, टेरर फाइनेंसिंग इंक्लूड होती थी। बट इस बार जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या होगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को भी कॉल आउट किया जाएगा। मतलब क्या है कि सीधे सीधे, है ना, अगर इंडिया ये प्रूव कर देता है FATF में कि जो पहलगाम अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो पाकिस्तान अब एक बड़े ट्रबल में फंसने जा रहा है। और इंडिया की प्रिपरेशन भी ऐसी ही है ना, इंडिया एक डोजियर प्रिपेयर कर रहा है जिसमें विद प्रूफ FATF के सामने ये प्रूव किया जाएगा कि जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड था, है ना, सो दैट कि इंडिया को, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। तो जो FATF का जो करंट मूड है, करंट जो सिचुएशन है ना, करंट अगर सिनेरियो देखें, है ना, जिस तरह से FATF पहलगाम अटैक को लेके सीरियस है, कंडेम कर रहा है, एंड एक रिपोर्ट में एक और ऑप्शन जोड़ने की बात कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का, तो इसे देखकर लगता है कि जो FATF है वो पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच अभी नहीं रख रहा है। तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि अगर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डोजियर के साथ जाता है तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा सकता है। ठीक है, ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, हम ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा G7 की समिट हो रही है अभी, और यहां पर भी बात होगी ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पे, और जो कि G7 कंट्रीज हैं, है ना, USA हो गया, फ्रांस हो गया, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी से एक है ना, जो कि FATF में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। तो अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं G7 की मीटिंग में गए हुए हैं, तो वहां उनका मेन टारगेट यही होगा कि G7 की मीटिंग में इन 7 कंट्रीज को कन्विंस किया जाए कि आप FATF में हमारा साथ दीजिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में एंटर कराने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कितनी सक्सेस मिलती है। जो फाइनल मीटिंग होगी, जो फाइनल डिसीजन होगा, वो नेक्स्ट मंथ जो FATF की मीटिंग होगी वो उसमें लिया जाएगा। ठीक है, क्या होता है ये FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, शुरू में इसको बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। लेटर ऑन इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी जोड़ दिया गया। कुल मिला के जो FATF है वो ऐसे कंट्रीज पर एक्शन लेती है जो मनी लॉन्ड्रिंग में डायरेक्टली इंडल्ज होते हैं, जिनकी सरकार मनी लॉन्ड्रिंग में इंडल्ज होती है। इसके अलावा ऐसे कंट्रीज जो टेरर अटैक्स में या टेररिज्म के लिए या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंडिंग करते हैं, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाता है बाय FATF। ठीक है, टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड टू डेवलप एंड प्रमोट policies both at national and international levels to combat money laundering and the financing of terrorism।
ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है। 1989 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, G7 समिट, G7 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलेगा। 1989 में जब इसको बनाया गया था तो इसका मेन जो टारगेट था, मेन सोल एम एंड ऑब्जेक्टिव था, वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। बट 2001 में इट्स मैंडेट एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग को भी इसमें जोड़ दिया गया इन 2001। बात करें मेंबर्स की तो 39 मेंबर्स हैं इसके, इंडिया भी इसका मेंबर है, बट इंडिया इसका जो मेंबर है वो बना है 2010। ठीक है, अब कैसे ये एक्शन लेता है अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग, एक्शन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसने दो तरह की लिस्ट प्रिपेयर करके रखी है। पहली लिस्ट है इसकी ग्रे लिस्ट, सेकंड है इसकी ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट क्या होती है? ग्रे लिस्ट एक वार्निंग लिस्ट होती है। वार्निंग लिस्ट होती है, अब कोई कंट्री है ना जो टेरर फाइनेंसिंग में इंडल्ज होता है उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसका सीधा मैसेज ये होता है दुनिया भर की इकोनॉमीज को कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका पैसा किसके हाथ में जा सकता है, टेररिस्ट के हाथ में जा सकता है, आपका पैसा ब्लैक मनी में इस्तेमाल हो सकता है ना। तो एक वार्निंग होती है इन्वेस्टर्स को कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट ना करें। सेकंड ब्लैक लिस्ट, ये प्रिवेंट करने के लिए होती है, लाइक है ना, अगर किसी कंट्री को प्रिवेंट कर दिया जाता है कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो ये सीधे सीधे दूसरे कंट्रीज को एक वार्निंग होती है, स्ट्रांग वार्निंग होती है कि भाई अगर आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करोगे ना तो आप पर भी सेम सैंक्शंस जो रेस्पेक्टिव कंट्री पर लगे हुए हैं वो आप पर अप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जो कुछ कंट्रीज है जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ब्लैक लिस्ट में, तो अगर कोई कंट्री ईरान या नॉर्थ कोरिया में इन्वेस्ट करता है तो एफएटीएफ क्या करता है, उस पर भी सेम तरह के सैंक्शन अप्लाई कर देता है ना। वेयर ग्रे लिस्ट में ऐसा नहीं है, ग्रे लिस्ट एक वार्निंग है ना कि आप हमसे मत कहना कि आपका पैसा टेररिस्ट के हाथ में चला गया, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। बट ब्लैक लिस्ट वाले कंट्रीज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप पर सेम सैंक्शंस लगेंगे जो हमने ब्लैक लिस्ट वाले कंट्रीज पर लगा दिए, है ना। कोई ये कंट्री ना तो ब्लैक लिस्ट वाले कंट्री ना तो किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना ही कोई कंट्री इनमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये मेन पर्पज है एफएटीएफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉचडॉग ऑफ ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया बैक्स पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ साइप्रस क्वेश्चन इन स्टेटमेंट। तो हमने कल भी डिस्कस किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 कंट्रीज के टूर पर गए हुए हैं, साइप्रस, देन कनाडा, क्रोएशिया। तो अपने 3 नेशन टूर की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में की है एंड मंडे को ये साइप्रस पहुंचते हैं और एक्सटेंसिव लेवल पे दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल टॉक्स होती है ना, जिसमें बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने की बात की जाती है। बोला गया कि भाई अब सिंपल दोनों कंट्रीज के बीच में पार्टनरशिप नहीं होगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। जब किसी पार्टनरशिप में स्ट्रेटेजिक वर्ड जुड़ जाता है तो उसमें डिफेंस कोऑपरेशन, स्पेस कोऑपरेशन, ये सारे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस बॉर्डर एरिया को भी विजिट किया था जहां से साइप्रस का कुछ पार्ट टर्की ने कब्जा लिया है ना। पूरी जानकारी लेते हुए नजर आए, कल ट्रेंड करता रहा ये वीडियो, है ना, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बॉर्डर एरिया में गए हैं और जो साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं वो इन्हें दिखा रहे हैं कि कैसे 1974 ने टर्की में, है ना, टर्की ने हमें इन्वेड किया और हमारा बहुत सारा एरिया कब्जा लिया।
ठीक है, इसी रो में जो फाइनल ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है उस पर इंडिया का स्टेटमेंट है और इंडिया ने क्लियरली कहा है कि हम वन साइप्रस में बिलीव करते हैं, वन साइप्रस में बिलीव करते हैं और किसी भी तरह के इलीगल ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट नहीं करते और हम चाहते हैं कि भाई जो साइप्रस है ना उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकले, लड़ाई या वॉर है ना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। हम चाहते हैं कि साइप्रस यूनिफाई हो, बट किस तरीके से, पीसफुल तरीके से। सेम स्टैंड साइप्रस हमारे लिए रखता है और अभी से नहीं रखता है, 1950s के टाइम से रखता है ना। इंडिया साइप्रस के रिश्ते अब जो रिलेशंस है वो बहुत नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने 1950s में साइप्रस की इंडिपेंडेंस की बात की थी कि साइप्रस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड बेस्ड कंट्री है ना, हमारे किसी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल को सपोर्ट नहीं करता था। दैट इज वाई हमने साइप्रस के साथ में कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन रखे, बट बहुत ज्यादा डीपन नहीं थे ये। बट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, आफ्टर पहलगाम अटैक, इंडिया ने ये जो कॉपरेशन है साइप्रस के साथ वो एकदम से इंक्रीज करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ टर्की। जिस तरह टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हेल्प किया, अपने ड्रोन ऑपरेटर, इसके अलावा अदर जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान को सप्लाई किए, ये इंडिया को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। इसी वजह से इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि अब हम, जैसे आप पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहे हो, हम किसके साथ इंगेज करेंगे, साइप्रस के साथ इंगेज करेंगे। बिकॉज इंडिया का जैसा रिलेशन पाकिस्तान के साथ में है, सेम वैसा ही रिलेशन किसके साथ देखने को मिलता है, टर्की का साइप्रस के साथ देखने को मिलता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे ही अब टर्की और साइप्रस के बीच में किसका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, टर्की नॉर्दर्न साइप्रस का, नॉर्दर्न साइप्रस का, ठीक है। नॉर्दर्न साइप्रस जो एरिया कब्जा रखा है टर्की ने, टर्की कहता है कि ये टर्की को बिलोंग करता है, साइप्रस कहता है कि ये हमें बिलोंग करता है। हालांकि जो नॉर्दर्न साइप्रस है उसका कॉन्सेप्ट दुनिया में कोई नहीं मानता, सिर्फ टर्की कहता है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है। ऐसे में एक इंडिया जैसे कंट्री का सामने आना और नॉर्दर्न साइप्रस पे, है ना, जो साइप्रस रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है उसका क्लेम रेटिफाई करना दोबारा से टर्की को एक बड़े प्रेशर में डालता है। तो ये टर्की को उसी की लैंग्वेज में जवाब दिया। इसके अलावा साइप्रस ने भी इन रिलेशंस को लेके बहुत ज्यादा गर्मजोशी दिखाई है ना। साइप्रस ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कन्फर किया है अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रोइस थर्ड, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रोइस थर्ड, ठीक है। इसके अलावा कंसिस्टेंट सपोर्ट की बात की गई है। साइप्रस ने भी जो कश्मीर पर इंडिया का क्लेम है उसको रेटिफाई किया है। इंडिया के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबरशिप की जो बात है उसका सपोर्ट किया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसका सपोर्ट भी एक्सटेंड किया है। तो आगे चल के नियर फ्यूचर में दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन बहुत ज्यादा डीप होने वाले हैं, बहुत ज्यादा डीप होने वाले हैं, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में आप तब तक बताइए मुझे कि साइप्रस की कैपिटल क्या है। चलिए नेक्स्ट, मोदी टू अटेंड G7 आउटरीच समिट होल्ड बायलैटरल मीट। तो आफ्टर साइप्रस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कनाडा पहुंच गए। कनाडा में क्यों पहुंचे, ऑफ कोर्स G7 की समिट को अटेंड करने। इस बार का जो G7 समिट है वो कनाडा होस्ट कर रहा है, तो कनाडा ने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टू अटेंड G7 समिट। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, याद रखना है, क्योंकि इंडिया G7 को बहुत ज्यादा लिंक किया जा रहा है। G7 को एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया आउटलेट्स में, है ना। तो याद रखना, है ना, G7 एक ग्रुप है बट इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बट एज ए स्पेशल इन्वाइटी पिछले 7-8 सालों से इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बिकॉज इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो
ऐसे में इंडिया को इग्नोर करके G7 अब सर्वाइव नहीं कर सकता। G7 बना किस बेसिस पे था? G7 अब बना ही इस बेसिस पे था कि एक ग्रुप है पावरफुल इकोनॉमीज का, पावरफुल इकोनॉमी। ऐसे में ऐसी पावरफुल इकोनॉमी है ना जिसमें दुनिया की फोर्थ पावरफुल इकोनॉमी नहीं है, तो ग्रुप एक तरह से इररेलेवेंट हो जाता है। तो इसी में पार्टिसिपेट करने पहुंचे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहां पे होने वाला है ये? कैलगरी, कनाडा। ठीक है, इसके अलावा इस साल का जो थीम है G7 का वो क्या है? प्रोटेक्टिंग। तीन थीम है बेसिकली, प्रोटेक्टिंग आवर कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड, building energy security and accelerating the digital transition and securing the partnership of future। तो ये बेसिक इसकी थीम है 2025 के लिए। तो आज से शुरू होने वाला है 17 जून से ये समिट। करंट सिनेरियो को देख के ऐसा लगता नहीं है कि इस साल का जो G7 समिट है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, बिकॉज ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प। बहुत सारे टर्मोइल अदर कंट्री में चल रहे हैं। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो यूएसए ने जो टैरिफ लगाए हैं अदर कंट्रीज पे उनको भी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को भी इनवाइट किया गया है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की समिट में पार्टिसिपेट करने आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो रशिया यूक्रेन वॉर पर ना बोले। तो इस पर एक हमें क्लियर डिवीजन देखने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप रजिस्ट करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप रजिस्ट करेंगे यूक्रेन को, ठीक है। इंडिया भी रशिया को पैसिवली सपोर्ट करेगा। तो बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपके फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ये कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करेंगे किसको? यूक्रेन को। तो यहां भी एक डिवीजन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट पे भी एक डिवीजन देखने को मिलेगा, जहां इंडिया और यूएसए दोनों सपोर्ट करेंगे किसको? इजराइल को। वेरेज यूरोपियन कंट्रीज है ना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, ये गाजा के प्रति थोड़ा सिंपैथेटिक नेचर अपना दिखाएंगे। तो यहां भी एक डिवीजन देखने को मिलने वाला है। ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे भी एक डिवीजन क्लियरली देखने को मिलने वाला है। एंड यूएसए का जो टैरिफ वॉर है, इस पे भी एक एक्सटेंसिव डिस्कशन देखने को मिलने वाला है बिटवीन यूएसए एंड रेस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ द ग्रुप। इस पे इंडिया यूएसए के साथ नहीं खड़ा होगा, इंडिया जो रेस्ट ऑफ G7 कंट्रीज हैं उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन पे भी टैरिफ लगाए गए हैं, इसके अलावा फ्रांस पे भी टैरिफ लगाए जा रहे हैं, यूके पे भी टैरिफ लगाए जा रहे हैं, कनाडा पे भी टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। इसके अलावा इंडिया पे भी टैरिफ इंपोज किए जा रहे हैं। तो टैरिफ के इशू पे यूएसए वर्सेज ऑल होने वाला है, यूएसए वर्सेज ऑल होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली नहीं है। बाकी बात करें G7 की, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। G7 7 कंट्रीज का ग्रुप है, दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप है, जिसे बनाया गया था 1975 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया मूविंग सिटीजन्स इन ईरान इजराइल टू सेफर प्लेसेस, ठीक है। ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट वाइडली डिस्कस किया जा रहा है, एवरीबडी डिस्कसिंग इट। इंडिया में भी इसको डिस्कस किया जा रहा है, बट इंडिया में हम कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में। हमारा जो डिस्कशन है वो थोड़ा कंसर्न है टू अवर सिटीजन। हमारे बहुत सारे सिटीजन इजराइल में भी है, ईरान में भी है। इजराइल में जब से लास्ट ईयर से जब से पैक्ट हुआ है कि इंडिया स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेगा टू इजराइल, लगभग 25,000 इंडियन इजराइल में फंसे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ईरान की बात करें तो ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। तो हमारे जो शिया मुस्लिम्स हैं, हमारे इंडियन शिया मुस्लिम्स हैं, वो वहां पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, रिलीजियस एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो लगभग 10,000 लोग
ईरान में। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे 35 से लेके 40,000 स्टूडेंट अभी कहां फंसे हुए हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हुए हैं बिटवीन ईरान एंड इजराइल। तो इंडिया इन्हें सेफली निकालने का प्लान बना रहा है, तरह तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे कैसे हेल्पलाइन नंबर इशू किए हैं हमारी एम्बेसीज ने, इजराइल की एम्बेसीज ने भी इशू किए हैं, इसके अलावा ईरान में जो एम्बेसी है इंडिया की उसने भी इशू किए हैं। अब रूट तलाश किए जा रहे हैं कि किस रूट से निकाला जाए, क्योंकि इजराइल ने अपना जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह से बंद कर दिया, ना तो कोई फ्लाइट आ सकती है ना कोई फ्लाइट जा सकती है। तो ऐसे में कैसे हम इवैक्यूएट करेंगे अपने सिटीजन को इजराइल से। सेम ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद करके रखा है, तो कंसर्न वहां भी है कि वहां से कैसे इवैक्यूएट किया जाए। तो हमने रिक्वेस्ट की है दोनों कंट्री से कि आप कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोक दें, हम अपने सिटीजन को सेफली निकाल लें, उसके बाद आप लड़े या कुछ भी करें, हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब अल्टरनेटिव रूट्स निकाले जा रहे हैं, लाइक इजराइल में जो हमारे सिटीजन हैं उनको बोला जा रहा है कि आप जॉर्डन जाओ, इजिप्ट जाओ, ठीक है। आप जो लैंड रूट है उसके थ्रू जॉर्डन या इजिप्ट में पहुंचो, हम वहां से आपको क्या कर लेंगे, एयरलिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो एम्बेसी है, इजराइल की जो एम्बेसी है, इजराइल में जो एम्बेसी है इंडिया की, वो आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा ईरान में जो हमारे सिटीजन हैं उनको बोला गया कि आप आर्मेनिया जाओ, जो ईरान का बॉर्डरिंग कंट्री है और हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन एंजॉय करता है। तो हमने आर्मेनिया जाने को बोला कि आप आर्मेनिया जाओ, हम आपको आर्मेनिया से एयरलिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये है ना, इस तरह के रूट्स निकाले जा रहे हैं और आई होप ईरान और इजराइल दोनों इंडिया के कंसर्न को समझेंगे और थोड़ा सीज फायर करेंगे, कुछ दिन का टाइम देंगे ताकि हम अपने इंडियन सिटीजन को क्या कर पाए, वहां से रेस्क्यू कर पाए, ठीक है। तो ये अभी करंट सिचुएशन है। बाकी कल दिन में ईरान ने एक पूरा का पूरा बैराज लॉन्च किया मिसाइल्स का, जिसमें हिट किया इजराइल को, और रात को इजराइल ने भी बहुत सारे मिसाइल लॉन्च किए। तो इस तरह से है ना, एक बहुत ज्यादा रिस्क है लाइफ को, और खास करके हमारे जो इंडियन सिटीजन हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा रिस्क पे है। तो देखते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या निकल के आता है और ये इवैक्यूएशन किस तरह से होता है। क्या हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है कोई ऑपरेशन चलाती है, जैसे हम तरह तरह के ऑपरेशन चलाते रहते हैं, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ब्रह्मा, तो इस तरह का कोई ऑपरेशन चलाया जाता है या सिंपली हमारे सिटीजन्स को ईरान और इजराइल से सेफली ऐसे ही वापस लेके आया जा सकेगा, ठीक है। तो आज के द हिंदू एनालिसिस में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल यानी कि 18 जून के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।